Hello students, today we will continue chapter food and today's topics are mixed cropping, conservation tillage farming, trickle drip irrigation method. Now the topic is mixed cropping. Mixed cropping is an important method of increasing productivity of soil and it is also known as multiple cropping. In this practice, one main crop and one or two subsidiary crops are grown together on the same land. मिक्स क्रॉपिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. इस प्रैक्टिस में मिक्स क्रॉपिंग में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को हम एक साथ ग्रो करते हैं, एक ही जगह पर एक ही एग्रीकल्चर फील्ड पर ग्रो करते हैं. प्लांटिंग मोर देन वन क्रॉप अलाउज द क्रॉप्स टू ग्रो एंड वर्क टुगेदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. मल्टीपल क्रॉपिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी and it also increases crop yield. Multiple cropping soil fertility और crop yield को increase करती है and this practice checks the soil erosion and avoids the risk of crop failure. इसका एक ये advantage ये भी है कि यहाँ पर soil erosion को ये check करती है और crop failure का जो risk है उसको minimum करती है. If one crop fails due to decrease or any other factor, the other remains insured. इसमें ये होता है कि अगर किसी भी रीज़न से कोई एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया या कोई और दूसरा फैक्टर है, इसकी वजह से अगर एक क्रॉप डैमेज हो जाती है तो दूसरी क्रॉप सरवाइव कर सकती है. ग्रोइंग ऑफ अरहर, उड़द एंड तिल along with millets is an example of mixed cropping. And in this type of farming, the products and the waste that are from one crop plant help in the growth of other crop. Mixed cropping में एक प्लांट प्रोडक्ट का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि ड्राई लीव्स हो गई, रूट्स हो गए, ये दूसरी क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करता है. एंड दिस मेथड ऑफ फार्मिंग इज सेफ अगेंस्ट क्रॉप फेलियर इन एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस. एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस का मतलब ये है कि विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेन हो गई, या कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल टेक्सचर अच्छा नहीं है. तो इस मेथड के थ्रू यहाँ पर हम अपनी क्रॉप फेलियर को रिड्यूस कर सकते हैं. वाइल प्लानिंग द प्लांटेशन द फैक्टर्स लाइक सॉइल, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड वेराइटीज़ आर टेकन इनटू अकाउंट. जब हम मिक्स क्रॉपिंग को प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सॉइल कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा रहेगा, और क्रॉप्स की वैरायटी कौन कौन सी हम लेंगे, क्या हम सुपीरियर वैरायटी हम ले रहे हैं या किसी दूसरी तरह की वैरायटीज़ हम ले रहे हैं. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट द प्लांट्स डू नॉट compete विद ईच अदर फॉर स्पेस, सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स. मिक्स क्रॉपिंग में एक ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है, या कह सकते हैं कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स के बीच में. किस चीज़ के लिए कंपटीशन? स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए. इंडिजिनस प्रैक्टिसेस लाइक बारानाजा, दैट इज द 12 grains, इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग ऑफ 12 स्पीशीज. बारानाजा इसका मतलब ये होता है कि एक साथ हम 12 ग्रेन्स को, 12 तरह के अनाज को हम ग्रो कर रहे हैं एक ही एग्रीकल्चर लैंड में. अंडर बारानाजा अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल्स, lentils, vegetables, creepers and root vegetables are grown. This selected 12 crops are such that they can grow in harmony with each other. जो भी क्रॉप्स होती हैं बारानाजा, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो 12 क्रॉप्स जो होती हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो उनका एक दूसरे से कंपटीशन मिनिमम हो और वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम दे रहे हैं, जितनी भी स्पेस है या सनलाइट है, उसको इक्वली यूटिलाइज करें. Advantages of mixed cropping: farmers can keep their fields under continuous production. In this type of farming, there is reduction in the need of artificial fertilizers, which can otherwise be expensive. The product and the waste that are from one crop plant help in the growth of other crop. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि जो क्रॉप लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, कंटिन्यूसली उसमें प्रोडक्शन होता रहता है, और इस तरह की फार्मिंग में आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का यूज़ मिनिमम होता है. और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हमको पता है कि ये एक्सपेंसिव हो सकते हैं, तो मिक्स क्रॉपिंग में हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स को रिड्यूस कर सकते हैं. और इसमें एक प्लांट प्रोडक्ट का जो वेस्ट होता है वो दूसरे के लिए यूज़फुल होता है.
And there is geographic mixing of crops. This can help slow the spread of pests and other diseases in the growing season. इस प्रैक्टिस में हम ये भी देख सकते हैं कि उस जियोग्राफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिसको हम मिक्स क्रॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिससे पेस्ट का जो स्प्रेड है वो मिनिमम हो या डिजीज़ की जो ग्रोथ है वो मिनिमम हो. It also reduces the effects of adverse weather conditions for the farmer as planting the harvest is at different times of the season. इससे क्या होता है कि जो adverse weather condition का जो effect होता है वो भी reduce हो जाता है and there is more land to be farmed with the same amount of labor and machinery. इस practice में हम ज़्यादा से ज़्यादा land को utilize कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा crops को grow करने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतना ही हमको लेबर यूज़ करना है, उतनी ही मशीनरी यूज़ करनी है. पर अगर हम मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं तो हमारा सेम लेबर और मशीनरी में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है. एंड यील्ड इज़ मोर इन मिक्स फार्मिंग एज़ कम्पेयर टू मोनोकल्चर. मोनोकल्चर मीन्स कि अगर हम सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें यील्ड कम होती है एज़ कम्पेयर टू द मिक्स्ड फार्मिंग. एंड दिस सिस्टम इम्प्रूव्स एग्रीकल्चरल सिस्टम. ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है एंड मोस्ट अडॉप्टेड सिस्टम. कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, सम प्लांट क्रॉप्स आर वेरी स्पेसिफिक इन द टाइप ऑफ सॉइल दे नीड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट्स. मिक्स क्रॉपिंग में अगर दो क्रॉप्स हैं और उनकी सॉइल रिक्वायरमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है तो इस कंडीशन में दोनों क्रॉप्स के बीच में कंपटीशन हो सकता है एंड द चूजी क्रॉप्स आर नॉट प्रेफर्ड इन मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिसेस. तो हमें यहाँ पे बहुत केयरफुली चूज करना पड़ेगा क्रॉप्स को. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम इज डन कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द सॉइल एंड नॉट द नीड्स ऑफ द क्रॉप. यहाँ पर हमें ये देखना है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं. तो सॉइल टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही हमको क्रॉप्स का सिलेक्शन करना चाहिए. Crops for mixed farming is not chosen properly, have chances of competition between the crops for nutrients. अगर हमने mixed farming में crops का selection proper नहीं किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा chances हैं competition के, nutrients के बीच में competition के बहुत ज़्यादा chances हो जाते हैं. The mixed farming can reduce the fertility of the soil and as more than one crop is grown at a time इन द सेम पीस ऑफ लैंड. यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये भी आ सकता है, वैसे तो ये एक एडवांटेज है मिक्स क्रॉपिंग का कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका बैलेंस बना रहता है. पर अगर हम विगरस मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं या कंटिन्यूस मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो सकते हैं. नेक्स्ट इज रीजेनरेटिव फार्मिंग टेक्निक्स. रीजेनरेटिव फार्मिंग टेक्निक्स का जो मेन फोकस होता है वो होता है रीबिल्डिंग ऑफ सॉइल्स एंड रीस्टोरिंग इकोसिस्टम. सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रीस्टोर करने में और इकोसिस्टम को बैलेंस करने में या इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए. एंड दीज मेथड्स ऑफर इकोलॉजिकल बेनिफिट्स सच एज दे स्टॉप सॉइल इरोजन, रीमिनरलाइज सॉइल, protect the purity of groundwater and reduce damaging pesticides and fertilizer runoff. तो इस मेथड का जितनी भी रीजेनरेटिव फार्मिंग टेक्निक्स हैं उनका एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये सॉइल इरोजन को रोकती हैं, सॉइल में जो मिनरल का अमाउंट है उसको ये बैलेंस करती हैं एंड प्रोटेक्ट द प्योरिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. जो ग्राउंड वाटर है उसकी प्योरिटी को प्रोटेक्ट करती हैं, उसको कंटामिनेट नहीं होने देती हैं. एंड रिड्यूस डैमेजिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र रन ऑफ. जो पेस्टिसाइड्स हैं या फर्टिलाइज़र्स हैं उनका रन ऑफ हो जाता है, मतलब कि वो एक कह सकते हैं कि वो एक तरह से बह जाते हैं. जब बहुत ज़्यादा हम इरिगेशन करते हैं तो वो हो सकता है कि वो उस जगह से निकल जाएं, हट जाएं, तो उसको ये रिड्यूस करता है. द रीजेनरेटिव फार्मिंग टेक्निक्स ले फाउंडेशंस फॉर अ सस्टेनेबल परमानेंट एग्रो इकोलॉजिकल प्रोडक्शन बेस. एक एडवांटेज इसका ये भी है कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है. एट द सेम टाइम डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल इनपुट्स इज मिनिमाइज्ड. लाइव स्टॉक हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस इज इम्प्रूव्ड. फार्म प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीज विद द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल मैन पावर. नाउ द मेथड्स और द टेक्निक्स इन रीजेनरेटिव फार्मिंग. फर्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग.
So, intercropping is a strategy used by farmers to combat soil erosion. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए. In this method, several crops are planted together in strips or alleys between trees and shrubs. अब यहाँ पे बहुत सारे जो क्रॉप्स होते हैं उनको एक साथ ग्रो किया जाता है, और इस मेथड में क्या हो सकता है कि यहाँ पे एलीज बना देते हैं ट्रीज और श्रब्स के बीच में, स्ट्रिप के फॉर्म में उनको ग्रो करते हैं. दिस डिज़ाइन प्रोवाइड शेड दैट इज रिड्यूसिंग वाटर लॉस फ्रॉम इवेपोरेशन, ensures retention of soil moisture, and can also produce fruit, fuel wood, fodder or trimming to be made into mulch. Intercropping is also termed as LA cropping. Intercropping को LA cropping भी बोलते हैं. अब यहाँ पे जो स्ट्रिप्स या क्रॉपिंग स्ट्रिप्स होती हैं क्रॉप्स की, उनका पर्पस क्या होता है जो हम ट्रीज और श्रब्स के बीच में बनाते हैं. इससे क्या होता है कि शेड मिलता है, जो भी हमारी क्रॉप्स हैं उनको इन ट्रीज और श्रब्स का शेड मिल जाता है, जिससे कि वाटर लॉस कम होता है. जब इवेपोरेशन होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस समय सॉइल मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है, तो वो रिड्यूस हो जाता है. और ये भी इंश्योर करता है कि सॉइल में मॉइस्चर रहे. और दिस कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, अब इससे क्या होता है कि फ्रूट, अब साथ ही साथ हमारी क्रॉप्स भी ग्रो कर रही हैं, और उसी के साथ साथ हमारी फ्रूट्स भी हैं, फ्यूल वुड भी है, फॉडर भी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी मिल रही हैं. तो इंटरक्रॉपिंग को, और इसमें जो ट्रिमिंग्स हैं, जो भी प्लांट्स की, जो भी ट्रीज़ की, श्रब्स की जो ट्रिमिंग्स होती हैं, जो अगर हम उसको कहते हैं छटाई करते हैं, तो वो मल्च के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं. इंटरक्रॉपिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज LA क्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग is the act of growing two or more crops in the same field at the same time. This is beneficial because it has a reduced chemical use and provide stability. इंटरक्रॉपिंग क्या है कि यहाँ पर हम दो या उससे ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड में एक ही टाइम पर ग्रो कर रहे हैं, और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत कम होता है, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है इंटरक्रॉपिंग क्रॉप्स को. Chemical use decreases because two or more crops on the same field allow for less pesticides and fertilizer needs. अब यहाँ पे क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स हैं, तो हम जब फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उनकी जो नीड होती है, जो मोनोकल्चर में सिंगल क्रॉप की जो नीड होती, उससे कम नीड होती है इंटरक्रॉपिंग में. दिस अलाउज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एबायोटिक इनपुट्स. तो इंटरक्रॉपिंग के थ्रू हम जितने भी एबायोटिक इनपुट्स हैं, जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. इंटरक्रॉपिंग इंक्रीजेज यील्ड्स बिकॉज इन दिस सिस्टम प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स एंड हैव डिफरेंट रूट्स एंड लीफ स्ट्रक्चर. इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स हैं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी हाइट्स भी सेम हो, उनका रूट स्ट्रक्चर भी सेम हो, या लीफ स्ट्रक्चर भी सेम हो. तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स की यील्ड बढ़ जाती है, एंड द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर बाय प्लांट्स विद डिफरेंट हाइट्स, रूट्स एंड लीफ स्ट्रक्चर is one of the primary reasons why this traditional system is highly efficient. तो यही एक रीज़न है कि इंटरक्रॉपिंग इतना एफिशिएंट सिस्टम है. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरक्रॉपिंग के. मस्टर्ड इज प्लांटेड विद व्हीट इन नॉर्दर्न इंडिया. Coconut trees are planted on the borders of rice field in South India. In fruit orchards, leguminous crop is planted to increase the yield of the land. ये कुछ examples हैं. And to successfully intercrop, there must be a balance between having the optimal space for maximum cooperation and minimizing crop competition. अब यहाँ पे एक इंटरक्रॉपिंग अगर हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, तो देयर शुड बी अ बैलेंस between the space, between the cooperation between two or more species of crops, and we can minimize crop competition. Now the basic arrangements of crops can be growing two or more crops at the same time with at least one crop in a row, or two or more crops in a row, or two or more crops going in no distinct arrangement, or planting second crop during standing crops reproduction time before harvesting. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें इंटरक्रॉपिंग में ध्यान रखना चाहिए
कि हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। 2 और मोर क्रॉप्स, अगर एक ही रो में हम एक से ज़्यादा क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स हैं। Now competition is lessened if the two crops have different development periods. कंपटीशन स्पेस के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, अगर हमें इसको कम करना है तो हमको ऐसी 2 क्रॉप्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनका डेवलपमेंट पीरियड थोड़ा सा डिफरेंट हो, जो अलग अलग टाइम पर डेवलप हो। क्रॉप रोटेशन, when the same crop is grown in the field every year, the soil becomes depleted in certain minerals. The soil loses its fertility even after the use of fertilizers, and ultimately erosion sets in. Rotation of crops is an important method for checking soil erosion and maintaining productivity of soil. The crop in the field should be changed after 2 years. Growing 2 or more different crops in sequence in a field is termed as crop rotation or crop sequencing. अगर हम एक ही क्रॉप को एक ही जगह बार बार लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि सॉइल की जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल कंटेंट है सॉइल का, वो डिप्लीट हो जाता है और धीरे धीरे सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज़ करने लगती है। और जितना ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उससे भी इरोजन होता है। तो हमें क्रॉप का रोटेशन करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन सीक्वेंशियल सीजन। डिसिमिलर क्रॉप्स को, अलग अलग तरह की क्रॉप्स को एक ही जगह पर ग्रो कर रहे हैं एंड क्रॉप है वो हर दूसरे साल में चेंज कर देनी चाहिए। अ ट्रेडिशनल कॉम्पोनेंट ऑफ क्रॉप रोटेशन इज द replenishment of nitrogen through the use of green manure in sequence with cereal and other crops. अब यहाँ पर अगर हमें नाइट्रोजन को रिटेन करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ग्रीन मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं। Selection of crops for rotation should be made taking into consideration the climate, economic conditions, soil type, soil texture, nature of erosion, etc. अब हमें जो क्रॉप सेलेक्ट करनी है इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट की कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सॉइल का टाइप क्या है, टेक्सचर क्या है और इरोजन का टाइप क्या है, सॉइल इरोजन किस तरह से हो रहा है। डीप रूटेड क्रॉप शुड बी रोटेटेड बाय शैलो रूटेड क्रॉप्स। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये है कि जो डीप रूटेड क्रॉप्स होती हैं उनको शैलो रूटेड क्रॉप्स के साथ ही रोटेशन में ग्रो करना चाहिए। डीप रूटेड क्रॉप्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो डीप रूटेड क्रॉप्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा ऑफ द सॉइल। दस द मिनरल्स ऑफ द टॉप सॉइल रिमेन स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज बाय शैलो रूटेड प्लांट्स। जो डीप रूटेड क्रॉप्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको टॉप सॉइल लेयर के ऊपर रिटेन करती हैं, जिससे कि बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन improves soil structure and fertility. Crop rotation improves soil structure and fertility by alternating deep rooted and shallow rooted plants. तो ये जो alteration होता है deep rooted और shallow rooted plants का, उससे soil fertility और soil का structure भी बना रहता है। Crop rotation avoids a decrease in soil fertility as growing the same crop repeatedly in the same place eventually depletes the soil of various nutrients. A crop that leaches the soil of one kind of nutrient is followed during the next growing season by a dissimilar crop that returns the nutrients to the soil or draws a different ratio of nutrients. अब इसमें कुछ examples हैं। Rice crop followed by cotton crop, कि एक बार हमने राइस क्रॉप को ग्रो किया, उसके बाद कॉटन क्रॉप को ग्रो किया। ग्रोइंग ऑफ मूंग, मूंग जो एक लेग्यूमिनस प्लांट है, इन खरीफ सीजन बिफोर वीट क्रॉपिंग इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एज वेल एज ईल्ड। हमें लेग्यूमिनस प्लांट्स का हमने पढ़ा है कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कंट्रोल्स पेस्ट एंड पैथोजेंस। Crop rotation protects the building up of pathogens and pests that often occur when one species is continuously cropped. Plants within the same taxonomic family tend to have similar pests and pathogens. अब यहाँ पर ये इस पे emphasize किया, इसमें जोर दिया गया है कि जो plants एक ही family को belong करते हैं तो उसमें जो pathogens होते हैं वो भी same type के होते हैं।
by regularly changing the planting location, the pest cycle can be broken or limited. तो इस तरह से अगर हम ये रोटेशन करेंगे तो उससे पेस्ट साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाएगी या एक तरह से रिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है. इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट का बैलेंस है वो बना रहता है और जो डिप्लीशन होता है वो भी रुकता है. क्रॉप रोटेशन ऑल्सो कंट्रोल्स रीअकरेंस ऑफ वीड्स. वीड्स एक तरह से जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और काफ़ी हद तक कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं. तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि जो वीड्स का रीअकरेंस होता है, बार बार ये अपेयर हो जाते हैं, उसमें भी कंट्रोल होता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है. एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, रोटेशन कंट्रोल वीड्स सिमिलर टू द क्रॉप विच में कंटामिनेट द फाइनल प्रोड्यूस. फॉर इंस्टेंस इर्गोट इन वीट ग्रास. इर्गोट एक तरह का फंगस होता है जो जिसमें जो कर्नल्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम हार्वेस्टेड ग्रेन. A different crop allows the weeds to be eliminated, breaking the ergot cycle. तो अब क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि जो ये फंगस है इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ब्रेक हो जाती है. अगर हम क्रॉप को रोटेट करते रहें तो ये फंगस की लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाती है. Improves water holding capacity. So crop rotation also improves the water holding capacity of the soil. Next method is agroforestry. Ever since man began cultivating crops and domesticating animals, he has been practicing agroforestry. So agroforestry is a system of land use that combines growing and raising of crops and livestock along with plants that belong to the forest. तो हम ये कह सकते हैं कि agroforestry it is a practice along the agriculture field and also increases the tree cover. तो एग्रोफॉरेस्ट्री एक तरह की कम्युनिटी फॉरेस्ट्री भी है जहाँ पर हम ट्री प्लांटेशन के साथ एनिमल हस्बेंड्री को भी प्रैक्टिस करते हैं. द लैंड कैन बी यूज टू रेज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड ट्रीज एंड टू रियर एनिमल्स. For hundreds of years, farmers have nurtured trees in their fields, pasture lands, and around their homes. And some examples are growing of tea and coffee under the shade of trees, intercropping under coconut trees, and home gardens. Also, the growing of ginseng, mushrooms, decorative ferns that are sold for their medicinal as well as aesthetic use are being grown under the forest cover. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के. सो एग्रोफॉरेस्ट्री इज अ फार्मिंग सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स क्रॉपलैंड और लाइव स्टॉक विद ट्रीज एंड shrubs. The resulting biological interactions provide मल्टीपल बेनिफिट्स. अब एग्रोफॉरेस्ट्री से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इंक्लूडिंग डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेज, increased biological production, better water quality, and improved habitat for both humans and wildlife. Now farmers adopt agroforestry for two reasons. तो सबसे पहला रीज़न ये है कि they want to increase their economic stability and they want to improve the management of natural resources. तो एग्रोफॉरेस्ट्री के दो मेन बेनिफिट्स हैं या रीजंस हैं. सबसे पहला रीज़न ये है कि ये इससे फार्मर्स को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है और इससे वो जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट है या बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री to reduce pressure on natural forest for obtaining timber as well as non-timber forest products. तो यहाँ पर एग्रोफॉरेस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट या एडवांटेज ये है कि जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं या जो मेन फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि जो टिम्बर का जो मेन सोर्स है वो यही नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं. तो एग्रोफॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अपनी क्रॉप्स को भी ग्रो कर रहे हैं, एनिमल्स भी यहाँ पे रेयर हो रहे हैं उनको भी हम देख रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ भी हैं, श्रब्स भी हैं. तो यहाँ पर जो नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर एक प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है. टू चेक सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. एग्रोफॉरेस्ट्री का ये भी बेनिफिट है कि सॉइल इरोजन कम होता है और सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहती है. टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस अलोंग विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फार्म रिसोर्सेज. फार्म रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के जितने भी रिसोर्सेज हैं जैसे जो भी हमारे लेफ्ट ओवर मटीरियल हैं, ड्राई लीव्स हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रोकन पार्ट्स ऑफ स्टेम, रूट्स या
जो एनिमल्स के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको अच्छे से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं to make best use of all the available resources like land, manpower, livestock, ecological factors to obtain a variety of forest products such as food, fuel, fodder, livestock, recreation. तो एग्रो फॉरेस्ट्री से हम ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं मीन्स कि वी कैन गेट फूड फ्यूल फॉडर भी मिलता है रिक्रिएशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री So agroforestry reduces the farmers dependency on forest. जो मेन फॉरेस्ट हैं जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है और इसके साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री रिजल्ट्स इन मोर डाइवर्स हेल्दी एंड सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम हम एग्रीकल्चर लैंड को बहुत सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हैं हेल्दी वे में यूज़ कर सकते हैं और उसको अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं मतलब हम उसको डाइवर्स वे में भी यूज़ कर सकते हैं इन इंडिया द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री लोकेटेड एट झांसी उत्तर प्रदेश looks after the all India coordinated research product on agroforestry. Both social forestry and agroforestry help in conservation of water and soil. सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रोफॉरेस्ट्री का मेन एम ये होता है कि वाटर और सॉइल को कंजर्व करना. नेक्स्ट मेथड इज पॉलीवेराइटल कल्टीवेशन. So polyvarietal cultivation is essentially having more than one variety of the same crop. अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि crop same है पर variety different है. Grown on one farming land site. So this is polyvarietal cultivation. Next is polyculture. तो अभी हमने देखा polyculture means बहुत सारे crops का culture कर रहे हैं, बहुत सारी crops को grow कर रहे हैं. तो monoculture is defined as a high yield agricultural practice of growing a single crop year after year on the same land in the absence of rotation through other crops. तो monoculture क्या है बेसिकली ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही क्रॉप को हम एक ही जगह पर बार बार बहुत ज़्यादा सालों तक ग्रो कर रहे हैं मतलब कि ना तो हम रोटेशन कर रहे हैं ना कोई और टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि कॉर्न सोयाबीन वीट एंड टू सम डिग्री राइस आर द मोस्ट कॉमन क्रॉप्स ग्रोन विद मोनोक्रॉपिंग टेक्निक. तो ये जो मोनोकल्चर के थ्रू जो प्रैक्टिस की जाती है कॉर्न है सोयाबीन वीट राइस ये सब मोनोकल्चर क्रॉप्स हैं. The word polyculture has been created from the two words poly meaning many and culture meaning growing a crop. The polyculture is the growing of more than one crop within the same cultivation system. Cultivation system का मतलब है the simultaneous cultivation or growth of two or more compatible plants or crops in a single area. जो भी crops हैं polyculture में वो compatible होनी चाहिए. In agricultural terms polyculture is the practice of growing multiple crops at one farming site. The opposite of monoculture. तो polyculture monoculture का opposite है. यहाँ पर एक से ज़्यादा crops को हम grow करते हैं. And one such benefit is that a land harvesting more than one crop type makes the land less appealing of pest. तो अब यहाँ पे क्या है हम pest का जो infestation है या pest का जो attack है उसको हम minimum कर सकते हैं. A diverse group of crop species can use the soil it grows from in a more optimized fashion than just one crop could maintain. तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डाइवर्स ग्रुप है जो भी क्रॉप स्पीशीज़ हैं उनके अलग अलग डाइवर्स ग्रुप हैं तो ये क्रॉप को बहुत अच्छे से या ऑप्टिमाइज्ड वे में उसको यूज़ कर सकते हैं हम. पॉलीकल्चर सर्व्स बेटर बोथ लैंड एंड पीपल. पॉलीकल्चर में हम जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको और जो हमारी मैन पावर है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. पॉलीकल्चर व्हेन डन माइंडफुली जब हम पॉलीकल्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से पूरी प्लानिंग के साथ यूज़ करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है जिसमें हमें अपने एफर्ट्स कम से कम लगाने होते हैं. Polyculture has several advantages over monoculture. Polyculture reduces the plant's susceptibility to disease. मोनोकल्चर में जैसे कि हमने पढ़ा कि एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं और अगर उस क्रॉप में एक बार डिजीज़ हो जाती है तो धीरे धीरे वो डिजीज़ इंक्रीज होती है यानी कि प्लांट जो है बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है सेंसिटिव हो जाता है उस डिजीज़ के लिए
ऑन द अदर हैंड पॉलीकल्चर में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लांट की ससेप्टेबिलिटी है डिजीज़ की वो धीरे धीरे कम होती है. डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज रिड्यूसेस द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड. सो ऑब्वियसली जैसे जैसे डिजीज कम होगी पेस्टिसाइड का यूज भी कम होगा. बिकॉज ऑफ पॉलीकल्चर लोकल बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज. बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर फौना और फ्लोरा की जितनी भी वेराइटीज़ हैं उस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर इकोसिस्टम में उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. फौना फ्लोरा का मतलब ये होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स या वेजिटेशन जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं. पॉलीकल्चर से उस पर्टिकुलर लोकल एरिया की बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन टिलेज फार्मिंग. कंजर्वेशन टिलेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ अ कंजर्वेशन टिलेज. इट कंजर्व सॉइल बाय रिड्यूसिंग इरोजन. अब ये इरोजन विंड के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, तो ये उसको रिड्यूस करती है. एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम. कंजर्वेशन टिलेज फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. And soil erosion removes the productive layer of topsoil, reducing crop yield and land value. जैसे कि हमको पता है कि soil erosion से जो top layer होती है जो soil की जिसमें बहुत सारे nutrients होते हैं वो पूरी तरह से remove हो जाता है. इससे क्रॉप की ईल्ड भी कम होती है और लैंड की वैल्यू भी कम हो जाती है. मिनरल्स भी उसमें धीरे धीरे डिप्लीट होने लगते हैं. तो कंजर्वेशन टिलेज प्रैक्टिसेस रिड्यूस इरोजन बाय प्रोटेक्टिंग द सॉइल सरफेस and allowing water to infiltrate instead of running off. इसमें क्या होता है कि पानी जो है जो भी इरिगेशन वाला जो वाटर है वो इनफिल्ट्रेट हो रहा है सॉइल में इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑफ. मतलब कि वहाँ पर वो पानी सॉइल पानी के साथ नहीं बह के जा रही है बल्कि वाटर इनफिल्ट्रेट हो रहा है. मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन टिलेज एंड इट इज़ डिफाइंड एज एनी टिलेज and planting system that leaves at least 30% of the soil surface covered by residue after planting. Conservation tillage practices are grouped into 3 types: no-till, ridge-till and mulch-till. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं टिलेज क्या होता है. टिलेज एक सॉइल मैनिपुलेशन की टेक्निक्स होती हैं, मैकेनिकल टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम मशीन के थ्रू सॉइल को प्रिपेयर करते हैं किसी दूसरी नई क्रॉप को ग्रो करने से पहले, और जब वो नई क्रॉप मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, तो उसके बाद. इन अदर वर्ड्स कंजर्वेशन टिलेज इज एनी मेथड ऑफ सॉइल कल्टिवेशन दैट लीव्स द प्रीवियस ईयर्स क्रॉप रेजिड्यू. अब जो पुरानी जो पिछले साल वाली जो क्रॉप्स हैं उसके जो रेजिड्यू हैं जैसे कि कॉर्न स्टॉक हैं, जो उसके स्टेम्स हैं, या वीट के स्टबल हैं ऑन फील्ड बिफोर एंड आफ्टर प्लांटिंग द नेक्स्ट क्रॉप टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड रन ऑफ. तो यहाँ पर ये जो टिलेज होती है, जो भी रेजिड्यू या लेफ्ट ओवर मटीरियल होता है प्रीवियस क्रॉप का, उसको हम सॉइल के साथ मैनिपुलेट करते हैं या सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं. द कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर CTIC डिफाइंस कंजर्वेशन टिलेज एज एनी टिलेज एंड प्लांटिंग सिस्टम that leaves at least 30% of the soil surface covered by residue after planting. मतलब कि जो हमारी प्रीवियस क्रॉप है उसका एटलीस्ट 30% रेजिड्यू जो है वो उस सॉइल में मिक्स हो रहा है या हम उस सॉइल को उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन टिलेज. First type is no-till. No-till leaves the soil undisturbed from harvest to planting. यहाँ पर हम soil को बिल्कुल भी disturb नहीं करते हैं. Harvest और planting के बीच का जो time होता है उसमें soil undisturbed रहती है. The no-till system is a specialized type of conservation tillage consisting of a one-pass planting and fertilizer operation in which the soil and the surface residues आर मिनिमली डिस्टर्ब. तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि मिनिमम डिस्टर्बेंस होता है सरफेस रेजिड्यूज के में, और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें मिनिमम डिस्टर्बेंस होता है. द सरफेस रेजिड्यू ऑफ सच अ सिस्टम आर ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन. तो ये जो सरफेस रेजिड्यू होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए. No-till planting can be done successfully in chemically killed sod or in crop residue with the previous year. The entire soil surface is covered by crop residue, mulch or killed sod. Soil conservation result from the high percentage of surface covered by crop residue. तो यहाँ पर no-till में हम जो soil surface है उसको उसकी mulching कर देते हैं, मतलब कि उसको हम
किसी और दूसरे जैसे कि प्लांट रेजिड्यू है या कोई और चीज़ है, उससे हम उसको कवर कर देते हैं. सेकेंड टाइप इज रिज टिल. इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग इनटू अ सी बेड प्रिपेयर्ड ऑन रिजेस. जो रिजेस होते हैं वहाँ पे सी बेड प्रिपेयर किया जाता है एंड द रिजेस आर रीबिल्ड ड्यूरिंग कल्टीवेशन. एक्सेप्ट फॉर न्यूट्रिएंट इंजेक्शन द सॉइल इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम हार्वेस्ट टू प्लांटिंग. अब यहाँ भी है कि सॉइल को हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं हार्वेस्ट और प्लांटिंग के बीच में. एंड रिज टिल वर्क्स बेस्ट ऑन नियरली लेवल पुअरली ड्रेन्ड सॉइल. द रिजेस स्पीड अप ड्रेनेज एंड सॉइल वार्म अप. अब यहाँ पे हम जो टिलेज बना रहे हैं वो रिज टिल है, मतलब कि थोड़े से ऊपर उठे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े से कर्व्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे हमने टिलेज की है. और इससे क्या होता है कि सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो रिटेन रहता है, सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहती है. द रिजेस स्पीड अप ड्रेनेज एंड सॉइल वार्म अप. कल्टीवेशन कंट्रोल्स वीड्स along with the some herbicides. Ridge till system leave residue on the surface between ridges. Soil conservation depends on the amount of residue and the row direction. Planting on the contour and increased surface coverage greatly reduces soil loss. Third type is mulch till. Mulch till uses chisel plows, field cultivators or blades टू टिल द सॉइल बिफोर प्लांटिंग. यहाँ पे हम सॉइल को एक तरह से कह सकते हैं कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं बिफोर प्लांटिंग, क्रॉप प्लांटिंग से पहले. द टिलेज डज नॉट इन्वर्ट द सॉइल but leaves it rough and cloddy. The effectiveness of mulch till system is reducing erosion depends on surface roughness, amount of residue and tillage direction. Advantages of conservation tillage: seed bed preparation, increase in nutrient use efficiently, weed control, evaporation suppression, water infiltration enhancement and improved water retention or the water holding capacity. Erosion control maintains the productivity of upland soils by reducing erosion, maintains a favorable soil temperature, and these benefits together result in increased and sustained crop yield. Disadvantages: tillage is a labor intensive activity in low resource agriculture practiced by small landholders and a capital and energy intensive activity in large scale mechanized farming. अगर ये बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स के थ्रू किया जा रहा है तो इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, कैपिटल यानी कि पैसे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहे हैं. और अगर ये स्मॉल स्केल में किया जा रहा है तो यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा लग रहा है. नो वन कंजर्वेशन टिलेज मेथड इज़ बेस्ट फॉर ऑल फील्ड. जितने भी हमने 3 पढ़े, नो टिल, रिच टिल, मल्च टिल, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक मेथड जो है वो बेस्ट है. डिसीजन फॉर सूटेबल मेथड इज बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इरोजन प्रॉब्लम, सॉइल टाइप, क्रॉप रोटेशन, लैटिट्यूड अवेलेबल इक्विपमेंट एंड मैनेजमेंट स्किल. तो ये जितने भी 3 मेथड्स हैं इसमें अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर फील्ड को देखकर ही डिसीजन ले सकते हैं कि उनकी सॉइल का टाइप क्या है, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, लैटिट्यूड या हाइट कितना है, या और उनके पास लेबर कितने हैं. तो इसके बेसिस पे वो किसी भी तरह का कंजर्वेशन टिलेज टेक्निक को यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट रीजेनरेटिव फार्मिंग टेक्निक इज ट्रिकल और ड्रिप इरिगेशन. सो दिस इन्वॉल्व्स एडिंग वाटर टू द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप एट और नियर द रूट्स. इसमें प्लांट्स के बिल्कुल रूट्स के पास में पानी हम उसको सप्लाई करते हैं और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप. एंड दिस मेथड ऑफ इरिगेशन हैज बीन डेवलप्ड टू कंजर्व वाटर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मेथड है इसमें वाटर कंजर्वेशन होता है एंड वाटर इज सप्लाई टू द प्लांट्स विदाउट एनी वेस्टेज. वेस्टेज नहीं होती है वाटर की, पानी की. इट इज़ ऑल्सो ऑफन रेफर्ड टू एज माइक्रो इरीगेशन. So this trickle or drip irrigation is also known as micro irrigation. Despite their name, these tiny nozzles doesn't hang above the plants and drip because but are actually laid along the ground. अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो एक बड़ा सा पाइप होता है उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, छोटे छोटे नोजल्स होते हैं. वो पूरे फील्ड में प्लांट्स उनकी रूट्स के अलोंग उनको हम अरेंज करते हैं and linked to an appropriate water sources by a main feeder house and they provide slow and steady flow of water. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन सोर्स होता है वाटर का वो डिफरेंट होता है. एक बहुत बड़ा सा पंप हाउस होता है, वहाँ से वाटर सप्लाई होती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पाइप होता है, उसमें से फिर बहुत सारे ब्रांचेस या बाइफर्केशन होते हैं
और जो फील्ड में जितनी भी रोज़ हैं क्रॉप की वहाँ पर उसको सेटल किया जाता है उनके रूट्स के थ्रू, और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो सप्लाई होता है. दिस ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन इज अ कंट्रोल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन where water is slowly provided to a very specific area close to the roots of the plant by a network of drip emitters. Now, need for drip irrigation. Areas where a water source is limited, this technique is very useful and successful even in areas with desert climates. इसकी ये टेक्निक बहुत सक्सेसफुल है. कहाँ पर? जहाँ पर वाटर सोर्सेज लिमिटेड हैं, जैसे डेजर्ट एरिया. द प्लांट ग्रोन इज सेंसिटिव टू सॉइल मॉइस्चर. ये वहाँ पर भी बहुत इफ़ेक्टिव है जहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, सॉइल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स. वेजिटेबल एंड फ्रूट फार्म्स, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है. ग्रोथ ऑफ डेकोरेटिव प्लांट्स, जहाँ पर डेकोरेटिव प्लांट्स की फार्मिंग की जाती है वहाँ पर भी ये मेथड यूज़ होता है. ऑपरेशन ऑफ अ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. तो अब ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स लेइंग ऑफ पाइप जस्ट नियर द सरफेस ऑफ सॉइल. सॉइल की सरफेस के ऊपर एक पाइप हम पूरी स्प्रेड करते हैं, एंड दीज पाइप्स हैव होल्स from where water is dripped out in the required quantities to reach the plants directly. अब इन्हीं पाइप में छोटे छोटे होल्स होते हैं और जिसमें पानी धीरे 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 जो है वो रूट्स तक पहुंचता है, एंड ऑल द पाइप्स आर कनेक्टेड टू अ मेन सोर्स ऑफ वाटर. एज द वाटर रीचेज द प्लांट्स डायरेक्टली, वेस्टेज ऑफ वाटर इज अवॉइडेड. तो इस टेक्निक में वाटर वेस्टेज नहीं होता है या बहुत कम होता है. एडवांटेजेस क्या है? दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज प्रिसाइज एंड इकोनॉमिकल. ये जो मेथड है बहुत ही प्रिसाइज है और इकोनॉमिकल है. वाइल सरफेस इरिगेशन मेथड्स रिलाई ऑन वाटरिंग द होल सरफेस ऑफ द फील्ड एंड ओवरहेड इरिगेशन लीव्स द प्लांट्स वेट एंड प्रोड्यूसेस रन ऑफ, ड्रिप इरिगेशन इज फार मोर कंट्रोल्ड. अब यहाँ पे 2-3 इरिगेशन सिस्टम को यहाँ पे बताया कि जैसे सरफेस इरिगेशन में क्या होता है कि हम फील्ड में इरिगेशन करते हैं और ओवरहेड इरिगेशन में हम प्लांट्स के पास पानी भर के छोड़ देते हैं. पर इस ड्रिप इरिगेशन मेथड में, जो कि बहुत कंट्रोल्ड मेथड है, water is slowly provided to a very specific area close to the roots of the plants. The flow of water is so slow that it is easily absorbed into the ground. तो यहाँ पे हम वाटर का जो स्पीड है, वाटर की स्पीड है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड्स वाटर नियर द बेस ऑफ द प्लांट, लीविंग द अपर फोलिएज ड्राई एंड लेस ससेप्टेबल टू फंजाई. अब इस ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ रूट्स में वाटर सप्लाई हो रही है, तो जो अपर फोलिएज यानी कि जो अपर ग्रीन पार्ट है प्लांट का या क्रॉप का, वो ड्राई रहता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि अगर वो हमेशा वेट रहेगा तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होगा. व्हेन वाटर रिसोर्सेज आर लेस एंड कॉस्टली, अ मच लार्जर हाईली टारगेटेड जोन कैन बी वाटर रादर देन द कवरिंग द होल फील्ड विद वाटर. तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है, डेजर्ट में अगर हम कर रहे हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ इरिगेटिंग द होल एग्रीकल्चर लैंड, तो हम यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सप्लाई कर रहे हैं रूट्स में. Because the watered zone is shadowed by the plant itself, evaporation is minimum. अब यहाँ पे क्या है कि जो वाटर जोन है उसमें प्लांट्स जो है उसकी शेडो है, मतलब वो प्लांट से कवर है एक तरह से, तो इवेपोरेशन है वो मिनिमम होता है. जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो सॉइल इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है सॉइल सरफेस से. इस केस में इवेपोरेशन मिनिमम होता है. The required moisture level in the root zone is maintained and the plant gets its water from the soil without using much energy. This is an important advantage that facilitates effective growth. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि limited water supply हो रही है तो growth भी effective होगी. Fertilizers can also be used via the dripping system. Volume of fertilizer required is low because of specificity. तो यहाँ पे हम fertilizer का जो use है वो भी कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल स्पेसिफिक एरिया में ही इरिगेशन कर रहे हैं या वाटर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं. द लैंड बिटवीन द प्लांट रोज रिमेन्स ड्राई एंड अनवांटेड प्लांट ग्रोथ इज प्रिवेंटेड. अब जैसे वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो अक्सर ग्रो कर जाते हैं, पर इस इरिगेशन सिस्टम के थ्रू या इस टेक्निक के थ्रू
जो अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत कम होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द मोस्ट पजलिंग प्रॉब्लम इज दैट द ड्रिपर्स गेट क्लॉग्ड। अब सबसे जो एक कह सकते हैं कि डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम होती है जब वो तब होती है जब ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। To prevent this, water must be very well filtered and chemicals must be used to clean out the system. अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो पानी है वो बहुत साफ़ होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह के कंटामिनेशन या किसी भी तरह के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। Since the surface isn't watered with the drip irrigation method, there is a certain degree of salting. तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे salinity की प्रॉब्लम भी आ सकती है। And the initial cost of drip irrigation systems are very high. तो यहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई हो सकता है, और कभी कभी हो सकता है कि देयर माइट बी जर्मिनेशन प्रॉब्लम। तो कभी कभी जर्मिनेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि द हीट ऑफ सन कैन कॉज डैमेज टू पाइप्स, क्योंकि पाइप वो बिल्कुल सॉइल सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं, तो जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उससे पाइप्स भी डैमेज हो सकते हैं।